अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? और क्या मेरी आवाज़ क्लियर है क्या नहीं? काइंडली मुझे चैट में या माइक कॉल कर कोई बता दे ताकि हम कंटिन्यू करें। यस सर, आ रही है नो आवाज। सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? अब बेहतर हुई या नहीं? किसी को भी क्लियर नहीं है? सर मतलब वो ऐसे भरी भरी आवाज सी आ रही है। अच्छा, माइक को थोड़ा सा करीब करें सर। एक मिनट पर रुक जाएं, शायद ये फ़ोन की वजह से हो रहा है। मैं लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रहा हूँ, एक मिनट में मैं ओके लैपटॉप से सर। भी ज्वाइन कर लेता हूँ, उससे पर शायद बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके अलावा मतलब सुनाई तो दे रहा है ना सर? ठीक है। अच्छा, आज का जो हम लोग का आप लोग का बैच 9 है ना, आज का जो हमारा मीटिंग का प्राइम एजेंडा है वो ये है कि एक तो आप लोगों को जो नया प्रोजेक्ट मिला है वो डिस्कस करें, ठीक है। दूसरा ये है कि साथ में आप लोगों को कोई अगर कोई सवाल है या कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई अभी तक किसी भी चीज़ में, तो वो आप लोगों ने मुझसे के करके पूछ लेने, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी जनरल क्यूरी हो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या अभी तो असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट कराई थी उससे रिलेटेड, तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रोजेक्ट मिला मैं अभी सिस्टम से भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं आपको प्रोजेक्ट की भी स्क्रीन भी शेयर करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट क्योंकि मैंने दिया था तो मुझे याद भी है कि क्या था। प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि आप लोगों को एक लिखना है, आर्टिकल लिखना है, और उसके अंदर आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल लिखना है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर, और उसमें आपको लाइमस्टोन को एज अ प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपका जो है एक एसईओ टाइप का हमारे पास बनेगा आर्टिकल, ठीक है। तो वो भी अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता रहता हूँ, तो जिसको अगर वैसे पूछना है तो आप लोग वैसे पूछ लो, चैट में पूछना है तो आप लोग चैट में पूछ लो, ठीक है। आप सबको एक अब शायद आवाज़ आप सबको बेहतर आ रही है, ठीक है। मुझे अब काइंडली बता दें, मैंने सिस्टम से भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है सर, अब क्वेश्चंस अगर आप अब कहें अच्छा, तो। मैं एक एक करके ले रहा हूँ क्वेश्चन। चैट में किसी ने दिए नहीं हुए सानिया आरिफ, आपने कब से हाथ उठाया? आप पहले पूछिए। सानिया आरिफ, आपने हाथ उठाया था, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो। अच्छा, लास्ट सबमिटेड असाइनमेंट का जो वो है, वो आप लोगों को उसके रिमार्क्स भी, वो मैंने सारी चेक नहीं की सबकी, रिमार्क्स भी और मार्क्स भी आप लोगों के वो सीएमएस पे अपलोड हो जाएंगे, एलएमएस पे, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। वहाँ वो मार्क्स सब कुछ हो जाएंगे, आउट ऑफ 20 वो मार्क्स होंगे, तो वो आप लोगों को एक आध दिन तक इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैंने भी सारे चेक नहीं किए वैसे, मैं इसलिए वो सबके बता नहीं सकता। और प्राइमरी कीवर्ड से क्या मकसद है, मैं आपको वो प्रोजेक्ट पूरा इन डिटेल समझाता हूँ। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किंजा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो लिखा हुआ एटलीस्ट 10 फ्रीक्वेंसीज, सर इसको भी क्लियर कर दें कि मतलब लाइमस्टोन को एटलीस्ट हम 10 टाइम आर्टिकल में लिखें या इससे ज्यादा हो या कम हो, मतलब ऐसे ये बता दो जरा, ये भी मैं आपको मतलब गाइड कर फ्रीक्वेंसीज 10 फ्रीक्वेंसीज का भी क्लियर कर दूं। मैं आपको वो भी गाइड कर दूँ, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें गाइड कर देता हूँ मैं आपको। जी जी सर, बस शुक्रिया सर। ठीक है, उसके बाद कौन है, उसके बाद किंजा, आपके बाद जो है सानिया, आरिफ आपने कुछ बताया नहीं, रबिया, खालिद। यस सर, मेरा भी सेम क्वेश्चंस है। क्वेश्चन मेरे दो तीन है एक्चुअली। एक तो जी यही जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने बताया था कि हम एक वर्ड को कितनी दफा पैराग्राफ में हमने यूज करना है, लाइक फर्स्ट प्राइमरी जी वर्ड, सेकंड, इस तरह से आपने हमें वो बताया था ड्यूरिंग जो हमारे वो मॉड्यूल्स थे। जी जी और सेकंड ये मुझे पूछना था कि जब हम जैसे एसईओ बेस देखते हैं, तो इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड्स का ध्यान रखना है एज ये दूसरे ही आर्टिकल्स की तरह होगा। मतलब ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि चूंकि स्पेसिफाई किया गया है एसईओ को, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर आर्टिकल्स एंड एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स? इज दैट ओनली द प्राइमरी वर्ड्स यूजेज ऑफ दैट एंड फ्रीक्वेंसी, और इज देयर एनीथिंग एल्स? देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स, मैं आपको गाइड करता हूँ उसके उसके ऊपर भी। यस प्लीज सर। इसके अलावा सानिया, आरिफ आपने हाथ उठाया हुआ है, आपको मैंने शायद पहले भी कहा था, आपने वो नहीं किया। चलो फिर आपका हाथ वो कर देता हूँ, आपको शायद आपका माइक जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, आप चैट में लिख लो फिर, अगर आपसे यहाँ पे नहीं वो हो रहा तो। कॉमन मिस्टेक सो फार इन द असाइनमेंट, असाइनमेंट्स जब एरिया फॉर नाउ अभी तक मैंने सारी चेक नहीं की है, पर मैं आप लोगों को जो हूँ वो कॉमन मिस्टेक्स ग्रुप में भी बता दूंगा, मैं सारी एक दफ़ा चेक कर लूँ। और उसके अलावा जितनी आपकी वो है मार्क्स और रिमार्क्स वगैरह, वो मैं आप लोगों को उधर ही एलएमएस पे इंडिविजुअली हर बंदे के वहाँ उसको नजर आ जाएंगे कि कितने मार्क्स आए हैं उसके। अच्छा, अभी तक मुझे जितना समझ आ रही है आप सबके क्वेश्चन जो हैं वो रिगार्डिंग वही है, प्रोजेक्ट ही है, कि प्रोजेक्ट में फ्रीक्वेंसी का क्या वो है, और ये सारी चीज़ें। लाइबा जी आप पूछ लो, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने अपने लास्ट लेक्चर्स में ये पॉइंट रेज किया था कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस जो है ना हमारा कंटेंट होगा, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस एज या उनको जो चीज़ डेमोग्राफिक्स। जी। तो मुझे ये बात क्लियर नहीं हुई कि हम ये कैसे बिगनिंग पे हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हमारी ऑडियंस किस एज की है, या उनको क्या जॉनर है, या किस टाइप की उनकी रिक्वायरमेंट्स है, या उनके इंटरेस्ट हम इनिशियली कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ठीक है, फॉर नाउ अभी तक मेरे पास जितने सवाल आप लोग के आए हैं, दो सवाल तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड से, प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही कि फ्रीक्वेंसी क्या है, और एक सवाल वैसे जनरली प्रोजेक्ट रिलेटेड था कि एसईओ बेस्ड कॉमन आर्टिकल्स में क्या फ़र्क है, और एक ये क्वेश्चन था कि हम लोगों के पास जो है वो ऑडियंस का हम जज कैसे करेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई बात नहीं खड़ा, और चैट में भी कुछ नहीं आया। चले, तो मेरे हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो मतलब बाकी कोई क्वेश्चन किसी के पास है नहीं है सच। ठीक है, मैं भी यही समझ के चलूँगा। तो ये है आप लोगों का प्रोजेक्ट, ये मैंने उसकी फाइल खोल ली है साथ ही, नेचुरल फ्लो फ्रंटियर डिजाइनिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ सानिया, अब आपकी आवाज़ जो है ना वो कनेक्ट हुई है, आपने कुछ पूछना है? तो मैं फिलहाल के लिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कुछ पूछ नहीं रही। तो हुआ तो आप हैंड रेस, तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है, आप उसको यूज़ करके कुछ भी पूछ सकते हो, या नहीं तो चैट में आप लिख लो। अच्छा, तो ये आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट है। आपको 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें करना आपने ये है, पहले मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी की चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड आप लोग बहुत पूछ रहे हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो पूरे आर्टिकल के अंदर 700 वर्ड के आर्टिकल के अंदर एटलीस्ट 10 फ्रीक्वेंसी रखी है मैंने, जो आपका मेन
कीवर्ड है उसके लिए, मेन कीवर्ड है हमारे पास, वो हमारे पास लाइमस्टोन है, ठीक है। ये है की फ्रेज हमारे पास लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन को आपने एटलीस्ट 10 दफा इस पूरे के पूरे आर्टिकल में यूज करना है, यही हमारे पास टोटल उसकी फ्रीक्वेंसी की तरह काउंट होगी। ये आपको मोस्टली जो है वो बताया भी जाता है, और अक्सर आपको जब आप ज्यादा लिखना शुरू कर देते हो ना एसईओ में, तो जो क्लाइंट होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज आपको खुद ही से पता है, वो आपको बताता भी नहीं है, ठीक है। हाँ, यू कैन यूज इट मोर देन 10 टाइम्स, बट एटलीस्ट 10 टाइम्स यूज करना। 10 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है, 10 से ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ज्यादा का मसला नहीं है, कम का मसला है। कम नहीं होना चाहिए 10 से, ठीक है। तो क्लाइंट मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको एसईओ राइटिंग के अंदर ये चीज पहले से पता हो कि आपने जो मेन कीवर्ड है आपका वो ज्यादा यूज करना होता है। और यहीं से हम फर्क डिफाइन करते हैं आपके नॉर्मल आर्टिकल का और आपके एसईओ बेस्ड आर्टिकल का। एसईओ बेस्ड आर्टिकल जो है वो हमेशा किसी ना किसी कीवर्ड पे फोकस्ड होते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक काम होता है वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ठीक है। एसईओ के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? एसईओ के लिए ये टेक्निक्स यूज होती हैं कि आप ना बैकलिंक्स जनरेट करते हो अपनी वेबसाइट के। तो आप ये जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना, जिन कीवर्ड से आप लोगों की ट्रैफिक लानी होती है, या आप जो चाहते हो कि अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च करे तो मेरी वेबसाइट गूगल सर्च में टॉप पे आए, तो आपको ढेर सारे आर्टिकल्स लिख के मुख्तलिफ मुख्तलिफ फर्क फर्क वेबसाइट्स पे पब्लिश करवाने होते हैं, और उन आर्टिकल्स के अंदर वो लफ्ज यूज करना होता है, और उस लफ्ज के साथ अपनी वेबसाइट का जो लिंक है उसको हाइपर टेक्स्ट में लिंक ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप काफी दफा वो कीवर्ड जो है, वो लफ्ज जो है वो बार बार आर्टिकल में यूज करें, ठीक है। तो वो एक प्राइमरी फर्क किया आता है एसईओ बेस्ड आर्टिकल और नॉर्मल आर्टिकल में। नॉर्मल आर्टिकल में आप कोई चीज नहीं देखते हो एज सच कीवर्ड्स की, आप नॉर्मल फॉर्मल अंदाज में वो चीज लिख देते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसमें मॉड्यूल्स में समझाया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं। अब जैसे आर्टिकल और ब्लॉग्स में थोड़ा सा फर्क था ना, ब्लॉग्स भी एसईओ बेस्ड होते हैं, तो ये जो एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं ना आजकल, ये टोटल ही जो है वो होता आर्टिकल ही है, लेकिन टोटली एसईओ पर फोकस्ड होता है। इसमें आप कीवर्ड्स को भी देख रहे होते हो, इसमें आप इसके जो अंदर इमेजेस आपने यूज करनी होती हैं उसको भी देख रहे होते हो कि वो कॉपी पेस्टेड ना हो, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम ना लगा हो, और वो उसके इमेज का कैप्शन टेक्स्ट होता है वो, और अल्ट टेक्स्ट कहते हैं वो दोनों ऐड हुए हुए हों। आर्टिकल अगर पूरा एक अपने पेज पर पब्लिश हो रहा है तो उस पेज का मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब भी आपको लिखनी पड़ती है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स में समझा चुका हूँ, वो वेब राइटिंग वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। मेटा टाइटल कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर्स का होना, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी एसईओ आर्टिकल के अंदर, एसईओ बेस्ड आर्टिकल के अंदर। नॉर्मल आर्टिकल में ये सब बॉदर नहीं होती, आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो फॉर्मल अंदाज में। और पर एसईओ आर्टिकल के अंदर भी आपको अंदाज फॉर्मल रखना होता है, ब्लॉग नहीं होता है ये, आप अनफॉर्मल नहीं आ सकते, फॉर्मल तरीके से आओगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही बयान करोगे, तभी आपका वो सही चलेगा। इसी को हम फिर आर्टिकल कहेंगे। अच्छा, अल्ट टेक्स्ट क्या होता है? अल्ट टेक्स्ट की मेरे पास यहाँ फाइल्स में भी पिछले दिनों मैंने बनाई है। अल्ट टेक्स्ट बेसिकली ना अल्टरनेट टेक्स्ट होता है इमेज का। वो जरा एसईओ के सेक्शन में ज्यादा चला जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फाइल्स भी मेरे पास पड़ी हुई है। बट वो ऐसी होती हैं कि हर इमेज के साथ ना उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, हर इमेज के साथ उसका अपना टाइटल होता है, हर इमेज के साथ उसका अल्ट टेक्स्ट होता है। अल्ट टेक्स्ट होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। वो इस चीज में मदद करता है कि आपको ये बताता है कि इमेज के अंदर नजर क्या आ रहा है, वो यही चीज रिटन फॉर्म में आपको दिखा रहा होता है, ठीक है, कि इमेज के अंदर है क्या। अब कभी कभी इमेज के अंदर आपके पास जो है वो ऐसी चीजें होती हैं कि जो जरा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो वो अपने अल्ट टेक्स्ट में समझा देनी होती है लिख के, ताकि जो सर्च इंजन है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके। मैं यहाँ से आपको निकाल देता हूँ। सर ये फाइल आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? कौन सी फाइल? तो ये ऑल्ट टेक्स्ट से रिलेटेड जो आप हमें शो कर रहे हैं। अभी मैंने की नहीं, मैं करने लगा। वो वाली फाइल है कि मैंने किसी के लिए, किसी के इमेजेस के लिए, क्लाइंट के इमेजेस के लिए मैंने अल्ट टेक्स्ट लिखे हुए थे। मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। मुझे शेयर करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे आप लोगों की ऐसे कोई खास हेल्प होगी नहीं।
मुझे ढूंढ तो लेने दो पहले, मैंने लिख के रखी कहाँ है। अच्छा, उसके अलावा कोई तब तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जो मेरे से भी रह गया, सिवाय एक वो लाइबा के क्वेश्चन के ऑडियंस वाला, वो रहता है, वो मैं करता हूँ। सर आप एक बार प्लीज ऑल टेक्स्ट को दोबारा बताते हैं। अच्छा, ऑल टेक्स्ट होता है आपके पास हर इमेज के साथ ना, आपको इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए, हर इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए आप जब सर्च इंजन है ना, जैसे गूगल है और बिंग वगैरह है, आप सर्च इंजन को इमेज एक्सप्लेन करने के लिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट देते हो। वो किसी को नजर नहीं आता, तो सिर्फ सर्च इंजन को ही दिखाई दे रहा होता, लेकिन उसकी वजह से सर्च इंजन आपकी इमेजेस को गूगल इमेजेस के ऊपर रैंक करता है, या आपकी वेबसाइट को जो है वो किसी कीवर्ड के साथ रैंक कर रहा होता है। एसईओ में हेल्प करता है, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो वो होता है ऑल्ट टेक्स्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल्ट सर आपने तो पहले ये भी एसईओ का बताते हुए एक टर्म यूज की कि वो वेबसाइट के बैक एंड से लेते हैं और ये सब कुछ। तो सर लाइक मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सॉफ्टवेयर और ये बैक एंड प्रोग्रामिंग की कोई नो हाउ नहीं है, तो वो ये ऑल्ट टेक्स्ट को और जो एसईओ के लिए जो जो भी वेबसाइट्स अपने बैक एंड पे और वो सब कुछ जो चीजें हैं उसको कैसे डील करेंगे? वो आपको मोस्टली डील नहीं करनी होती है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये एसईओ बेस्ड चीजें हैं, ये इसमें कंटेंट राइटर का इतना काम नहीं होता, ठीक है। पर इसमें होता ये है कि अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है फ्यूचर में कि वो कहता है कि भाई मेरे इमेजेस भी ढूंढ के दो मुझे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ कि फ्रीलांसिंग में जब आप ऐसा कर रहे होते हो तो वो एक ही बंदे से ना सारे काम लेना चाह रहे होते हैं। वो आपको ये भी कहेगा कि भाई आर्टिकल भी लिख कर दे दो मुझे, साथ ही भी कहेगा मुझे उसके इमेजेस भी ढूंढ दो और उस इमेजेस का अल्ट टेक्स्ट भी लिख दो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका तरीका क्या है और आप लिख के उसको कैसे दोगे। आपका काम नहीं है कि आप उसकी वेबसाइट पर जाओ, पब्लिश कर कर उसको दो, उसको बताओ ये कहाँ लगेगा, ये उसका काम है। आपने सिर्फ उसको एक बेसिक लिख कर दे देना, और वो बहुत आसान सी चीज है, इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगी। मुझे सिर्फ ढूंढ लेने दें कि वो मैंने रखा कहाँ है। मुझे इसमें नहीं पड़ा, तो रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले फाइल सेंड की थी। ट्रिकी यही थी मेरे पास। नहीं, आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अल्ट टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो है ना, ये चीजें अक्सर आपको लिखनी पड़ सकती हैं एसईओ के लिए। वो आपको एसईओ बेस्ड राइटिंग अगर एसईओ बेस्ड राइटिंग का काम मिलता है तो उसमें आपको ये वाली चीजें लिखनी पड़ सकती हैं। देखें, ये एक पेज है, ये उसका मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और उस पेज का ये हमने मेटा टाइटल रखा है, और ये उसकी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन रखी है। ये मैं आप लोगों को मॉड्यूल्स में भी समझा चुका हूँ, ठीक है। मेटा टाइटल हमेशा 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मैंने इसके यहाँ काउंट लिख दी हुई है, 60 से ज्यादा इतना ना हो, ठीक है। तो ये देखिए 62, 62, 61, 64, 62, 60, 65, ये इतना ही रहता है, ठीक है। ये होता क्या टाइटल? टाइटल वो होता है कि जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो, ये ले, मैं आपको वेबसाइट सर्च करके देता हूँ, यही वाली वेबसाइट के लिए मैंने ये लिखा है। मैं ये सर्च करता हूँ गूगल पर, ठीक है। तो ये तो उसने मुझे ऐसा डिक्शनरी वाला निकाल कर दे दिया, लेकिन फिर भी लेट्स से मैंने ये सर्च की तो ये देखें, ये जो सामने ये पर्पल और ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है ना, ये टेकी यूट्यूब, टेकी सेलफोन, आईफोन, लैपटॉप एंड आईपैड रिपेयर, टेकी डेफिनेशन एंड मीनिंग, ये जितने भी आपको ब्लू नजर आ रहे हैं, ये सारी हर वेबसाइट का टाइटल है, मेटा टाइटल। ये इस पेज का, ये जो ऊपर पेज का लिंक लगा हुआ है ना, ये यूट्यूब का लिंक लगा हुआ है, ये इसका टाइटल है। टेकी यूट्यूब, टेकी सेलफोन एंड आईफोन, लैपटॉप एंड आईपैड रिपेयर। ये टाइटल्स भी अक्सर आपको लिखने पड़ जाते हैं, और टाइटल्स के लिए मैं बता चुका हूँ, इसकी एक ही शर्त है कि टाइटल हमेशा 60 कैरेक्टर्स के आसपास होना चाहिए, 60 से ज्यादा ना हो। 60 से आप ऐसा कह लें 60 से 80 के बीच में, 70-80 के बीच में। ये ना हो कि आपने 100-200 कैरेक्टर्स का वर्ड्स का नहीं, करेक्टर, ठीक है। ये ओ एक करेक्टर है, आर एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है। तो 60 से 80 करेक्टर्स के बीच में टाइटल होता है आपका, ठीक है। और 160 से 200 के बीच में आपका डिस्क्रिप्शन होती है।
डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? डिस्क्रिप्शन ये होती है, ये देखिए जो नीचे नजर आ रही है ना आपको टाइटल के, ये जो मैंने मार्क की है, ये डिस्क्रिप्शन है। सर अगर हम लोग यही वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे इंटरनेट वाला, तो प्लेगरिज्म का इशू नहीं आएगा? आपने इंटरनेट वाला कॉपी नहीं करना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये, कि जो जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ डिस्प्ले होती है वेबसाइट की, यहाँ डिस्प्ले होती है वो। सर जैसे अभी हमें ये लाइमस्टोन पे लिखना है इंटीरियर डिजाइन के ऊपर, तो ये जो हम हेडिंग्स बनाएंगे ये अपनी तरफ से बनाएंगे या सर्च करके जो आएंगी वो हेडिंग्स होंगी? नहीं, लाइन ये जो सब कुछ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब आपने इस प्रोजेक्ट में नहीं करना। प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ एक 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, जिसके अंदर आपने कम से कम 10 दफा लाइमस्टोन यूज करना है, और ओवरऑल आपने उसके अंदर जिक्र करना है इंटीरियर डिजाइनिंग का और नेचुरल सर अच्छा फिर हम हेडिंग देंगे, मतलब आर्टिकल में हम हेडिंग देंगे या ऐसे ही आर्टिकल लिख देंगे सारा? नहीं, हेडिंग आप दोगे ना? हेडिंग दे सकते हैं, मतलब हाँ, हेडिंग आप दोगे 4 से 5 हेडिंग। जी, 4 से 5 जितनी मर्जी हेडिंग आप देना चाहो आप दे सकते हो। अच्छा, तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, अल्ट टेक्स्ट, मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, ये सब आपने इस प्रोजेक्ट में नहीं करना। ये मैं आपको वैसे जर्नल एसईओ का बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे आप लोग पूछ रहे थे। प्रोजेक्ट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 700 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है, जिसमें आपने इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर नेचुरल स्टोन के यूजेस का जिक्र करना है, और उसके अंदर आपने 10 दफा कम से कम लाइमस्टोन का जिक्र करना, लाइमस्टोन वर्ड का। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब जो हमें मिला है कस्टमर है, तो वो हमें एसईओ के बारे में गाइड करे या नॉर्मल आर्टिकल लिखने? मतलब जरूरी है सर कि हर बंदा हमें एसईओ के बारे में दे या हर बंदा हमें नॉर्मल आर्टिकल दे? मैं आपको बताता हूँ, इसको भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ नीचे लाइबा ने भी मुझसे चैट में भी यही सवाल पूछ रही है कि एसईओ राइटिंग में हमें क्या ये लिखना पड़ेगा। एसईओ राइटिंग में आपको लिखना पड़ता है, पर ये जो आर्टिकल उसमें मैंने आपसे मांगा है ना, इसमें मैं आपको लिखने का नहीं कह रहा। मैंने इसमें आपको नहीं स्पेसिफाई किया हुआ कि मुझे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो, तो इसमें आपको नहीं लिखना, ठीक है। वैसे आपको जब एसईओ का काम आता है ना, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है जनरली, ठीक है। हाँ जी, इमेजेस का यूज कर सकते हैं कुछ। अच्छा, फिर बात आती है जो आपने सवाल पूछा, मेरे ख्याल से किन्जा ने पूछा था, वो ये था कि हमें फर्क कैसे पता चलेगा और आर्टिकल्स कैसे आते हैं। तो देखिए, ये तो काम पे डिपेंड करता है ना कि आपको काम कैसा मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है। जो बंदा भी आपको काम दे रहा होगा ना, वो साथ आपको ये बताएगा कि मैंने ये काम का यूज कहाँ करना है, मैंने ये काम आपसे लिखवा कर लगाना कहाँ पे, मकसद क्या है मेरा ये लिखने का। तो वो मकसद के थ्रू ही आप अच्छा लिख सकते हो। जब वो आपको मकसद बताएगा कि भाई मैंने इसीलिए लिखना है आपसे कि मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ, तो फिर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, मेटा टाइटल्स का भी, मेटा डिस्क्रिप्शंस का भी, कीवर्ड्स का भी, ठीक है। आपको कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कितनी दफा यूज हुआ है, कितनी दफा नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो वो देख कर आपको करना होता है। उसके बाद आ जाती है बात, और कोई क्या पूछ रहा था, हाँ, मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन के फर्क की। तो ये देखें, ये हमारे पास टाइटल है, ये ऊपर वाला, ये सिर्फ इतना हमारे पास टाइटल है, ये हमें पेज के बारे में बताता है, सिंपल टाइटल, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने कोशिश करनी होती है कि आपका मेन कीवर्ड यूज हो, टाइटल के अंदर भी कोशिश करनी होती है कि मेन कीवर्ड यूज हो, और दोनों की शर्तें भी मैंने आपको बता दी हैं कि टाइटल जो है वो एटलीस्ट 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन जो है वो एटलीस्ट 160 से 200 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट में मुझे आपसे ये चीजें नहीं रिक्वायर, मैंने आपसे नहीं मांगी, आपको मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को कोई और बंदा मांगता है ये काम एसईओ का, तो वो ये चीजें भी मांगता है,
सॉरी एवरीवन, मेरा ना लैपटॉप जरा उसमें बैटरी का इशू आ गया, वो ऑफ हो गया था, इसीलिए मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं दोबारा फोन से कनेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से आप में से सिद्रा मुमताज, आप होस्ट बनी हो, आप मुझे जरा होस्ट बना दो दोबारा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना मेरी सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, तो एक एक करके क्वेश्चंस ले लेते हैं दोबारा से। नशीमा फातिमा, आपने हैंड कब से रेज किया था? आप पूछ लो यार, आपने क्या पूछना था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, अभी आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात की है, एक तो जी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि किन टॉपिक्स पर हमें फॉर्मली एड्रेस करना है और किन टॉपिक्स को हमने इनफॉर्मली एड्रेस करना है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि जो फॉर्मल हम जिसमें लिखते हैं आर्टिकल्स फॉर्मल वे में, तो उसमें हम ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जी अगर हम इनफॉर्मल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज ज्यादा यूज करेंगे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो आपका जो क्वेश्चन है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल हमें कैसे पता चलेगा कब और कहाँ करना है, तो सबसे पहले तो ऐसा है कि वो मैंने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के डिफरेंसेस में मैंने आपको बताया था। जब भी आपको कहा जाए कि आपने ब्लॉग लिखना है, ठीक है, ब्लॉग हमेशा आपकी राय होती है, आपकी सोच होती है, तो वो हमेशा अनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल या अनफॉर्मल में आपको जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उसमें भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बताने, बता सकते हो, लेकिन आपने वो सब ना अपनी नॉर्मल स्लैंग, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताना है। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा फॉर्मल है, लेकिन अब जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करती होगी, वो थोड़ा सा अनफॉर्मल है, ठीक है। तो जब आप ब्लॉग लिख रहे होगे ना, तो आपने उस टोन में बात करनी है जैसे आप नॉर्मल आम जबान में बात करते हो। कोई उसमें वो नहीं रखना आपने कि यार बहुत हैवी हैवी वोकेबलरी इस्तेमाल कर रहे हो या फैंसी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो ताकि सामने वाले को समझ में मुश्किल हो रही हो। आपने बेसिक से प्राइमरी जो ले मैन आम गली मोहल्ले में जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वही अल्फाज इस्तेमाल कर कर आपने अपनी बात समझानी है। तो मुश्किल कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालनी, तो वो आपके पास अनफॉर्मल और ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां पे भी लफ्ज आर्टिकल का यूज हो कि आर्टिकल लिख कर दो, आर्टिकल आपको हमेशा फॉर्मल लिखना होता है। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज ज्यादा इसलिए करते हैं कि आप जब फॉर्मल टोन या फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हो, आपको स्पेसिफिक लफ्ज यूज करने होते हैं, आप हर लफ्ज नहीं यूज कर सकते। आपको एक ऐसी टोन में बात करनी होती है जो हर क्लास को समझ आए बात, ठीक है, जो ले मैन की जबान ना हो, वो थोड़ी सी टेक्निकल जबान हो, ठीक है। और उसमें आप थोड़ी सी हैवी वोकेबलरी यूज कर रहे होते हो जब आप आर्टिकल लिख रहे होते हो, ठीक है। तो ये फर्क होता है, आपको पहले ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में फॉर्मल और अनफॉर्मल का फर्क होता है। जब आपको कहा जाए कि फॉर्मल लिखना है, तो आप समझ जाए कि आपको आर्टिकल लिखना है। जब वो कहा जाए कि सिर्फ आर्टिकल लिख कर दो, तो मतलब आपको फॉर्मल ही लिखना है। अगर आपको कहा जाए कि ब्लॉग लिखो, इसका मतलब है आपको अनफॉर्मल लिखना है। अब आप लेमैन्स की लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अब आपको कोई मतलब इतना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अपनी राय दे दो बस कि हाँ भाई, लेट्स से आजकल करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, पाकिस्तान की। आपसे मैं कहता हूँ कि राइट अ ब्लॉग अबाउट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। आप इस पे अपनी राय दे देते हो, ठीक है, कि मुझे ये लगता है कि भाई फलां पॉलिटिकल पार्टी बेटर है फलां पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें हैं, उसकी पॉलिसी में ये चीजें हैं। आपकी राय है,
हो सकता है गलत हो सकता है ठीक हो, आपकी राय आपने दे दी, मैंने सुन ली, बात खत्म। लेकिन जब मैं आपको कहूंगा ना कि राइट एन आर्टिकल अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आप अपनी राय नहीं दोगे, फिर आप सारी पार्टीज का प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताओगे कि हाँ भाई पीटीआई ये करती है, नून लीग ये करती है, पीपल्स पार्टी ये करती है, पीडीएम बनी हुई है, वो ऐसा होता है, ये होता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो चीज रियल में हो चुकी है वही डिस्कस होगी, वो चीजें नहीं डिस्कस होंगी जो आपको लगती है, वो तब डिस्कस होंगी जब हम ब्लॉग लिखेंगे। जी सर। ठीक है। सर अभी आपने कहा है कि हमने इस वाले जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने आर्टिकल लिखना है, जबकि जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि हमने ब्लॉग लिखना है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये यार जो छोटी मोटी ये वाली चीज है ना, ये इसीलिए मैं ये जूम सेशन रखता हूँ हर प्रोजेक्ट और हर असाइनमेंट के बाद। अक्सर ना टाइपोज हो चुकी, ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी का नहीं अपलोड, ये पिछले बैच का अपलोड है, इसमें ये छोटे मोटे टाइपोज हो चुके हैं। मैं सिर्फ इनको ये एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, ये अपलोड कर दो, वो नीचे की जितनी भी चीजें है ना वो डेवलपर डाल देता है PFTP का, तो वो अक्सर जी चीजें सर, गलत हो जाती हैं। आपको ओके सर, उसकी जज़ाकल्लाह, टेंशन नहीं थैंक लेनी, यू। लिखना ही आर्टिकल ही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन हो गया, उसके बाद रह गया हमारे पास किसका, लाइबा का एक क्वेश्चन था। मैं आपका दोबारा दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ, लेकिन आपके पिछले क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ, मुझे भूल ना जाए। वो ये था कि हम ऑडियंस कैसे इनिशियली डिफाइन करेंगे। तो वो ऐसे होता है कि जब आपको ये पता चलता है ना कि आपका ब्लॉग पब्लिश कहाँ होना है और किस जगह पर होना है, तो वहीं से आपको आपकी ऑडियंस का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, हार्ड बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक्यूरेटली ऑडियंस पिन पॉइंट कर लो, वो काम मार्केटर का होता है, वो काम एसईओ वाले का होता है, वो काम डिजिटल मार्केटर का होता है, वो आपका नहीं है। लेकिन आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए अपनी ऑडियंस का, ताकि आप उस हिसाब से लिख सको। अब लेट से मैंने आपको जो वेब पेज दिखाया है, जो मैंने जिसके आपके मैं मेटा टाइटल तो डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था आपको, तो वो जो है वो एक हमारे पास है एक कंपनी का। ठीक है, उस कंपनी का बेसिक जो प्रोडक्ट है वो है मोबाइल रिपेयर और फोन रिपेयर। ठीक है, तो अब मुझे आइडिया हो गया, उसने मुझे वेबसाइट देखी कि भाई इसके लिए एसईओ का आर्टिकल लिखो आप, तो मैंने उसकी वेबसाइट देखी, मुझे पता चल गया कि भाई ये क्या बेच रहे हैं, ये फोन रिपेयर लैपटॉप रिपेयर की सर्विसेज बेच रहे हैं। तो जाहिर है मेरी जो ऑडियंस है वो कौन है, तो वो लोग हैं जिनका फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल खराब है, वो ठीक करवाना चाहते हैं। तो अब उस बंदे की अपनी एक डेमोग्राफिक्स होगी। ठीक है, और वो सिर्फ काम भी यूएस के अंदर ही कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही कर रहे हैं। मुझे पता चल गया कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जिन लोगों के फोन खराब है वो किस तरीके से डील करेंगे, मुझे वो यहाँ पर बताना है। तो मेरी ऑडियंस डिफाइन हो गई, मैं उसी के हिसाब से लिखूंगा। अब जाहिर है जिस बंदे का फोन खराब होता है वो थोड़ा परेशान भी होता है, टेंशन में भी होता है, तो उसी के हिसाब से उसका सारा का सारा कंटेंट लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं। अब आगे से आप लोग के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लाइबा पहले आपका ही ले लेते हैं, दोबारा नया अगला क्वेश्चन। लाइबा आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, मुझे पूछना था कि मेटा टाइटल्स और हेडिंग्स में क्या डिफरेंस है? मेटा टाइटल और हेडिंग्स, हेडिंग आप देते हो ब्लॉग के अंदर। ठीक है, हेडिंग इज समथिंग एल्स। जी जी। ठीक है, और जो मेटा टाइटल है ना वो आप देते हो पूरे ओवरऑल पेज का, वेब पेज का। वो किसी को मतलब एक दफा ये सर्च करते हुए नजर आएगी, सर्च हो गई ना आपकी पेज और किसी ने क्लिक कर दिया, उसके बाद ये टाइटल नहीं नजर आता, उसके बाद जो अंदर पेज के नजर आती है ना वो हेडिंग्स ही नजर आती है। सर तो ये हम मेटा टाइटल्स खुद जनरेट करते हैं या जैसे आपने एग्जांपल दिया इंटरनेट से वहीं से टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट करके और ऐड करते हैं? नहीं, आपको खुद जनरेट करने होते हैं। आपको कीवर्ड प्रोवाइड किया जाता है कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा वेब पेज है और ये इसका प्राइमरी टारगेटेड कीवर्ड है, आपने इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग मुझे मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखकर देनी है। तो आप क्या करते हो, वो कीवर्ड को यूज करते हुए 60 कैरेक्टर्स की एक डिस्क्रिप्शन एक टाइटल लिखते हो और 160 कैरेक्टर्स का एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो। सही 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 है। सर एक क्वेश्चन और है कि एसईओ को आपने स्टार्ट किया था, फिर आपने एक्सप्लेन करे बगैर दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। एसईओ मैं सारी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको जी, ये लेकिन लगना अगर शुरू हो गई थी चीजों में कि ये सब हमें अगर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा। मैं रुक गया, फिर मैंने कहा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं मैं चाहता। सही है, जो अगर ये रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में आप एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, मैं कोई मसला नहीं, मैं दोबारा आप मुझसे ग्रुप में थैंक यू पूछ। सो मच, थैंक यू।
ऑडियंस हमारे प्रोजेक्ट के लिए उसमें कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे प्रोजेक्ट के लिए ऑडियंस आप ऐसे डिफाइन करोगे कि अब देखो मैं आपसे प्रोजेक्ट लिखवा रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, ठीक है? अब इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एक चीज लिखी जा रही है, तो मतलब वो लोग जो अपने घर में चीजें सेट करना चाह रहे हैं, मतलब घर की लुक चेंज करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग घर के ओनर्स हैं, ठीक है, या बड़े लोग हैं। बच्चे तो बच्चों में तो नहीं आते ना, जाहिर है जो 15, 16, 17, 18 साल के लोग हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग की चीजें तो नहीं खुद कर सकते ना। ऑब्वियसली ये मिडिल एज ग्रुप है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, नॉर्मल सोसाइटी में आप भी रहते हो, तो कोई तकरीबन 30-35 के अबव का ग्रुप है जो कि ये देख रहा है। एज इससे डिफाइन हो गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये मैंने इस रीजन में लगाना है, लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान में लगाना है या लाहौर के अंदर सिर्फ मैंने ये आर्टिकल लिख कर लगाना है, तब आपको पता है कि जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, पाकिस्तान में मोस्टली ये जो घरों के डिसीजंस हैं जो डिजाइनिंग के हैं, ठीक है, वो डिजाइन के हिसाब से खवातीन ले रही होती हैं, वो बता रही होती हैं कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद। लाहौर की ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद आपको इसी तरह और भी आप इसमें से चीजें निकाल सकते हो कि यार लेट्स से हम इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी हम नेचुरल स्टोन्स की बात कर रहे हैं। नेचुरल स्टोन्स महंगे होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। मोस्टली लोग घरों में टाइल्स या मार्बल वगैरह लगा देते हैं। नेचुरल स्टोन्स जरा महंगे होते हैं लगाना। जाहिर है जो बंदा नेचुरल स्टोन्स के आर्टिकल पढ़ रहा है और देख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो भी जरा ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास एलीट क्लास में शामिल होता है। तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको फिर अपना आर्टिकल लिखना है। इस तरह से आपकी ऑडियंस आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन होती जाती है, ठीक है। अच्छा सबा, उसके बाद आपने मुझसे वो किया हुआ है, आप काइंडली जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ना बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है। मतलब कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हमने ना प्लाजरिज्म को रखना है मद्देनज़र, और उसके अंदर अगर हम सिंपल जो हमारे लिंक्स हैं वो कॉपी पेस्ट करते हैं लास्ट में, तो उससे हमारे प्लाजरिज्म के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो तो उसके अंदर काउंट हो जाएंगे ना जो वर्ड्स हैं। जी जी। और ये कंपल्सरी है कि हमें उसे इंसर्ट ही करना है, वो जो इंसर्ट की ऑप्शन होती है वहां पर जाकर हमें उसे प्रॉपर कस्टमाइज करना है, उसको ऐड करना है। अच्छा मुझे ना जहाँ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मतलब कि अगर हम वो लिंक्स को ही एंड में डिस्क्राइब कर दें विच इज मोर देन इनफ, या हमें प्रॉपर उसकी बिब्लियोग्राफी बनानी पड़ेगी? आप बात कर रही हैं वो रेफरेंसेस जैसे दी जा रही जी होती जी, हैं, रेफरेंसेस की, जी बिल्कुल। वो पहले तो वो हर जगह पे जरूरी नहीं होती है, ठीक है। अगर अच्छा। वो आप हर जगह पे देते हो तो वो फिर, क्योंकि नॉर्मली ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में आपको नहीं देते। कोई ऐसा ओके। आर्टिकल है, मोस्टली आर्टिकल्स में दी जाती है, ब्लॉग्स में तो दी भी नहीं जाती। कोई ऐसा आर्टिकल है जहां पर आपको वो देना जरूरी है और फिर आप वो देते हो, तो उसमें फिर काउंट वो होती है ऑब्वियसली प्लेजरिज्म में, लेकिन उनको कोई एज सच वो नहीं करता। उनको इतनी, उनकी वजह से थोड़ी सी आपको प्लेजरिज्म में लीनियंसी मिल जाती है 10-20%, क्योंकि आपने वो रेफरेंसेस यूज किए। तो इसीलिए रेफरेंस यूज भी किया जाता है कि ये वर्ड्स जो हैं, ये कोट एंड कोट, ये जो वर्ड्स हैं ये मेरे नहीं है, ये फलां जगह से मैंने लिए, ओके। इसीलिए रेफरेंस यूज किया जाता है। अच्छा, तो वो आर्टिकल्स। जी जी। अगर यूज भी होता है तो उसका मसला नहीं होता इतना प्लेजरिज्म। हम्म। तो बट फिर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स में हमारे मतलब कंपल्सरी नहीं है, हम जो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह लेते हैं हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें मेंशन करें? हाँ, मोस्टली जो इंटरनेट पे पब्लिश हो रहे हैं आजकल उस पे नहीं है, हम्म डिपेंड करता है कि आपका अपलोड कहाँ होना है। अगर आपका अपलोड, लेट्स से आप कोई साइंस बेस्ड आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, हम्म और वो अपलोड होना है किसी साइंटिफिक वेबसाइट पर ही, और वो कोई रिसर्च हम्म पेपर है, ऐसी कोई चीज है, उसमें फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी बयान हुए हैं, तो आपने लेट्स से कहीं हम्म पे एक फिगर बयान कर दिया कि भाई लेट्स से ह्यूमन बॉडी हैज एक्स नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है। तो हम्म। अब आपको वो बताना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चला कि ह्यूमन बॉडी हैज एक्स नंबर ऑफ बोन्स। वो फिर आप अच्छा। उसको वो दे के रेफरेंस कि मैंने ये यहाँ से पढ़ा था, जैसे मैंने फला विकिपीडिया पेज से पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी हैज एक्स नंबर ऑफ बोन्स, तो मैंने ये यहाँ पर उनके अल्फाज यहाँ पर लिख दिए। खुद मेरी रिसर्च नहीं है, कल बात करनी, जैसे कोई ब्लॉग है या जिस पे आप अपनी राय दे रहे हो, तो फिर तो आप ये भी लिख रहे हो कि भाई ह्यूमन बॉडी में 10,000 बोन्स हैं, तो कोई आपको वो गलत तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि वो आपकी सोच है। हम्म गलत है वो, लेकिन वो आपकी सोच है।
आपने कोई फैक्ट नहीं बयान किया। लेकिन जब आप फैक्ट बयान करके कह रहे हो कि ह्यूमन बॉडी हैज 206 नंबर ऑफ बोन्स, फिर आपको ये बताना पड़ेगा नीचे रेफरेंस में कि हाउ डू वी नो दैट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, इसलिए रेफरेंसेस यूज होती है। थैंक यू। अच्छा, उसके अलावा और किसका क्वेश्चन था? एक मिनट, सबा आपका हो गया। स्टिल सबा, अगर आपको समझ नहीं आई आप दोबारा मुझसे पूछ लो, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो उसके नहीं, बाद मेरा राबिया खालिद आपका था। कंसर्न जी जी सर सिर्फ यही था कि ना मुझे वो प्लेजरिज्म का क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट्स को ही कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमें मार्जिन मिलता है प्लेजरिज्म में, क्योंकि समटाइम्स हम असाइनमेंट्स भी बनाते हैं ना यूनिवर्सिटी की या इस तरह, तो जी जी। उसके अंदर अगर हम अपने लिंक्स को कॉपी पेस्ट कर दें, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हमने वो बिब्लियोग्राफी प्रॉपर नहीं बनाई है एंड हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म के अंदर काउंट होगा जो भी हाँ, हमारा चेक कर काउंट रहा तो होगा होता है। असाइनमेंट? अगर अच्छा, आप यूनिवर्सिटी काउंट के होगा। असाइनमेंट्स का पूछे ना, तो यूनिवर्सिटी का डिफरेंट वो मॉड्यूल होता है, वो तो आपका चेक कर रहे होते हैं ना बेसिकली, वो जी तो आपको बिल्कुल। नंबर दे रहे होते हैं कि आपने क्या लिखा है उसके ऊपर। तो वो ये देखते हैं कि अगर आपने let's say कोई रेफरेंस या कोट यूज भी किया है किसी का, तो आपने कहाँ अच्छा। यूज किया है, वो बनता भी था वहाँ यूज करना या नहीं। तो यूनिवर्सिटीज में अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो मतलब टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो उसकी हेडिंग देंगे और नीचे उसकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो किसी और वेबसाइट से उठाकर डाल देंगे और नीचे रेफरेंस डाल देंगे कि मैंने यहाँ से उठाई है। जब आपने सारा कुछ ही किसी और का उठाकर दिया है तो आपने खुद क्या किया? फिर वो यूनिवर्सिटी वाले तो इस पे नंबर काटते हैं। अच्छा, बट एक और चीज मेरे माइंड में आ रही है आपके इसी आंसर से कि वो जो आप बता रही हैं ना, वो बिब्लियोग्राफी इज मस्ट फॉर दैट प्रोसेस, जहां पर ना आपने मेंशन करना है हर पैसेज के बाद कि आपने ये जो पैसेज है ये आपने कौन सी वेबसाइट से लिया है, वहां पर आप उसका लिंक जो है वो उसके साथ अटैच करते हैं बिब्लियोग्राफी में। और ये तो हो गया ना उसका कि हमें स्पेसिफाई हो गया कि ये जो पैसेज है हमने फलानी वेबसाइट से उठाया है या हमने लिंक किया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सारे ही लिंक्स जो हैं एक साथ नीचे डिफाइन करते हैं, कंक्लूजन वगैरह, मतलब वो हमारा एंड हो गया असाइनमेंट, आफ्टर दैट हम रेफरेंसेस की उसको हम हेडिंग देते हैं और नीचे डिफाइन कर देते हैं। जी एग्जैक्टली तो फिर ऐसे में तो वो फिर माइनस में जाते होंगे ना मार्क्स? अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी वालों के हर यूनिवर्सिटी के हर टीचर के अपने अपने रूल्स होते हैं उसके ऊपर। वो कोई अच्छा, एक वो तो नहीं है कि ओवरऑल मैं आपको जनरली। वो बता दूं। ओवरऑल वैसे अगर आपने रेफरेंस दे दिए और अपने सही जगह पे रेफरेंस यूज किया, ऐसा नहीं है कि आपने सारे का सारा एक्सप्लेनेशन किसी और की उठाकर दे दिया। आपने सारी एक्सप्लेनेशन खुद की है, बीच में कुछ 2-3 कोट्स थे वो आपने किसी साइंटिस्ट के या किसी बड़े ऐसे बंदे के आपने उठाकर लगा दिए और उसके आपने रेफरेंस दे दिए, तो उस पर कोई मार्क्स नहीं कटते ओवरऑल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बट स्टिल वो ऑलमोस्ट अगेन वो क्लियर टीचर पर हो भी गई डिपेंड मैं। करता है। कुछ टीचर हैं वो अक्सर होते हैं वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद ना लिखो, वो काट लेते हैं फिर भी मार्क्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि ना असिस्टेंट प्रोफेसर तक तो आपकी अप्रोच होती है बट डायरेक्टली आप प्रोफेसर को नहीं पूछ सकते हो, तो आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन होता है, सो दैट्स व्हाई मतलब मैंने ये जनरली पूछा है कि मतलब क्या हिसाब किताब होता है इसका। यही है जनरली, यही रूल है कि आप कर सकते हो, बट कुछ जगहों पे पूरा आर्टिकल आपको नहीं कॉपी पेस्ट करना। ऑब्वियसली वो तो फिर नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात ठीक है। है जी। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। उसके बाद राबिया खालिद आपका वो था, आप बता दें यस आपको। सर। सर मुझे हाँ दो जी। बातें पूछनी है। एक तो सर मुझे हेडिंग से रिलेटेड पूछना है। मैंने रेफरेंस के लिए मतलब पहले तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। ऑफ कोर्स हम इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट ब्लॉग्स और आर्टिकल्स हम गो थ्रू करते हैं, लेकिन कभी इस नज़र से नहीं देखा था जैसे अब हम खुद वो देखते हैं। तो बहुत सी दफा मैंने देखा है कि मतलब जस्ट एक हेडिंग होती है, लाइक टाइटल होता है, हेडिंग नहीं सॉरी टाइटल होता है, और उसके बाद थ्रू आउट राइटिंग्स होती हैं इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स और बिल्कुल। नॉट, बट हेडिंग्स जो हैं वो मैंने बहुत रेयरली देखी हैं। लेकिन जब हमने मॉड्यूल्स अपने किए हैं तो उसमें आपने बताया था कि प्राइमरी हेडिंग एंड देन उसके बाद सब हेडिंग्स एंड ऑल दैट। तो बिल्कुल। इज इट नेसेसरी कि वी नीड टू पुट दैट हेडिंग्स? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, या हम जस्ट लिखी जा रहे हैं 7-8 लाइंस के बाद पैराग्राफ बना रहे हैं। एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि जो हम मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, वो हमें अपनी राइटिंग में उस तरह से नजर नहीं आनी होती, तो वो हमने कहाँ लिखनी होती हैं?
अच्छा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जी ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन मैं 1 मिनट आंसर करता हूँ। उससे पहले ये स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी, तब तक आप लोग ना साथ साथ की स्क्रीन भी देख लो। ये वो अल्ट टेक्स्ट और इमेज के टाइटल्स वाली फाइल है। ठीक है, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, वो अब ऑन हुआ। तो ये आपका बेसिकली ये साथ मैंने इमेजेस के वो लिंक लगाए हैं जो उस वेबसाइट पे यूज है। ठीक है, तो लेट से मेरे पास ये कोई इमेज है, मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखाता हूँ। कोई एक इमेज खोल लेते हैं यार, ये इमेज है। ठीक है, ये खोल लेते हैं। इमेज दिखता है ऐसा। ठीक है, अब ये देखें, ये एक इमेज है। बेसिकली क्या है, एक आईफोन बना हुआ है। ठीक है, अब इस इमेज का आपको क्या करना है कि एक टाइटल लिखना है, एक अल्ट टेक्स्ट लिख कर देना है। अब ये लिखना कहाँ है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने बस इस तरह की एक शीट बनाकर ना दे देनी है उनको कि भाई ये उसका टाइटल ले लो, ये लो उसका अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आईफोन रिपेयर सर्विसेज, क्योंकि ये मेरा प्राइम कीवर्ड था। इसमें मैं सिर्फ ये भी लिख सकता था कि आईफोन 6 या आईफोन 7 या आईफोन 8 इन ब्लैक कलर। आपने जो आपकी इमेज आपको नजर आ रही है ना सामने, उसको सादे अल्फाज में एक्सप्लेन कर देना, वो आपका अल्ट टेक्स्ट है, जो भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, अ ब्लैक कलर आईफोन, तो यही इसका अल्ट टेक्स्ट हो सकता है, अ ब्लैक कलर आईफोन। क्योंकि मैंने जरा उसको कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करना था, तो मैंने उसको इसलिए आईफोन रिपेयर सर्विस की हेडिंग दे दिया, वो अल्ट टेक्स्ट दे दिया। वरना इसका सही अल्ट टेक्स्ट क्या बनता है, ब्लैक कलर आईफोन, बस ये इसका अल्ट टेक्स्ट। और टाइटल आपने इसका तकरीबन वही 60 कैरेक्टर्स के जितना देते ना। ये टाइटल और ये अल्ट टेक्स्ट किसी को नजर नहीं आएंगे, ये गूगल सर्च को नजर आते हैं, उस हिसाब से उसको रैंक करते हैं। आपने कहीं लिख कर देने नहीं है, आपका काम वेबसाइट पर लिखना नहीं है, तो वो सही हम डेवलपर कहाँ का पे काम है। फिर लिख रहे हैं, ये हम कहाँ लिख लिख के दे रहे हैं, किसको लिख के, आप, मतलब डेवलपर को लिख के जस्ट एक शीट दे रहे हैं? हाँ, आप शीट दे दोगे ऐसे। वो फिर डेवलपर का काम है कि वो उसको कैसे हाँ, बैकएंड पे पुट करता है या क्या कैसे करता पुट है? करता है, कहाँ पे भी लगाता है, वो उसका हेडेक है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो जिस वेबसाइट पे उसने वो इमेज लगाई हुई है, वो वेबसाइट कैसे बनी है। वर्डप्रेस पे बनी है तो आसान है लगाना। अगर वो कोड हुई हुई है तो फिर उसको कोडिंग कर ये डालना पड़ेगा, तो वो तो आपका काम नहीं है ना। आपने तो सिर्फ दे देना है कि हाँ भाई ये होना चाहिए उसका टाइटल और ये होना चाहिए उसका अल्ट टेक्स्ट। ये उसका हेडेक है डेवलपर का, वो करेगा। आपने इस तरह या शीट पे लिख दें या वर्ड की फाइल बनाए। ये तो मैंने शीट बनाई हुई है, मुझे शीट आसान लगती है। आप वर्ड की फाइल बनाए, पहली लाइन में आप इमेज का लिंक डाल दें, दूसरी लाइन में उसका टाइटल डाल दें, तीसरी लाइन में उसका अल्ट टेक्स्ट डाल दें, बात खत्म, वर्ड की फाइल भेज दें। अच्छा, अब वापस आते हैं सवाल पर जो पूछा था मुझसे आपने। अच्छा चलिए ना, ये जरा टॉपिक बहुत ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ शायद थोड़ा। अच्छा, सवाल आपने मुझसे ये पूछा था, अगर मैं गलत नहीं हो रहा जहाँ तक मुझे याद है, एक तो हेडिंग से रिलेटेड था हाँ, ये। हेडिंग से रिलेटेड था। ठीक है, कि आपको नॉर्मली हेडिंग्स नजर नहीं आती हैं, और मैं आपको कह रहा होता हूँ कि हेडिंग्स यूज करें। ठीक है, हेडिंग्स जब से पता हुआ कि जब से इंटरनेट पे ये राइटिंग का कल्चर ज्यादा शुरू हुआ है ना, लोगों ने ना मन मर्जी से लिखना शुरू कर दिया, जिसके जो दिल में आता है वो लिख देता। तो लिख तो आप कुछ भी सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे कोई वो तो नहीं है ना, रोक टोक तो किसी को नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखना है लिख दो। पर मैटर उससे ये होता है कि राइटिंग बोरिंग हो जाती है। अब आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, जो एक ऊपर टाइटल लिखा होता है और नीचे 7-8 पैराग्राफ लिखे होते हैं। वो पढ़ते हुए ना 2-3 पैराग्राफ के बाद आप बोर हो जाओगे यार, कि क्या है ये, क्यों पढ़ रहा हूँ। पर और लेट से आपको जल्दी हो, आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, आपका आधे घंटे में पेपर है, आपको पता चला है कि आज वो टॉपिक पेपर में आना है, आपको अभी वो आधे घंटे के अंदर अंदर वो टॉपिक पे रिसर्च करके थोड़ा सा नॉलेज लेना है। आप क्या करोगे, बैठ के पूरे पूरे आर्टिकल्स पढ़ोगे? नहीं, आप वो आर्टिकल्स नहीं पढ़ते, आप आर्टिकल खोलते हो, आप स्किम करते हो। स्किम करना होता है कि आप एक दफा एक नजर देखते हो। नजर में आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहे होते, आप उसकी हेडिंग्स देख रहे होते हो, और जो सामने सामने पहली पहली वाली लाइन होती है आपको देख रहे हो। तो इसी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ बार बार कि हेडिंग्स जरूर यूज किया करें। हेडिंग्स ये होता है कि आपका आर्टिकल जो है ना, या आपका ब्लॉग रीडेबल हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में आसान, समझने में आसान। जो बंदा भी गुजर रहा है, मतलब एक दफा उसने खोल कर देखा, स्किमिंग भी कर रहा है ना आपके ब्लॉग, तो उसको समझ आ जाएगी कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपने मुझसे ये पूछा था कि मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ लिखने हैं। तो वो वही वाली बात है, आपको लिखने, आपको नहीं लिखना है। लिखने जो है ना, लिख कर लगाना, लगाना आपका काम नहीं। मोस्टली आपको यही काम दिया जाएगा कि आप लिख कर दे दो। कीवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा कि ये वेबसाइट है हमारी, इसको देख लो,
और इसके अकॉर्डिंगली इसका ये हमारा कीवर्ड है, इसके अकॉर्डिंगली हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। आपने क्या करना है, सादी शीट पर लिख लो या आप सादे वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाओ, जैसे आप लोग मुझे असाइनमेंट्स वगैरह बना कर देते हो, वो बनाओ। उसमें आप ऊपर हेडिंग दे दो एक टाइटल की, 60 कैरेक्टर्स का एक टाइटल लिख दो, फिर हेडिंग दे दो डिस्क्रिप्शन की, 160 कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन लिखो, फाइल डाउनलोड करो या सेव करो और उस बंदे को भेज दो जिसने मांगी थी। ये आपका बेसिक काम। पीछे थैंक यू बैक एंड सर, संभालना आपका काम नहीं है। आई एम टोटली क्लियर नाउ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, सानिया, आरिफ, आपके अलावा किसी और का कोई सवाल? क्योंकि वो सवाल बिल्कुल ऑफ टॉपिक है, मैं कहीं और निकल जाऊंगा। तब तक सर के लिए अभी कोई आपने बताया कुछ हम चीजें मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन भी लिखते हैं। मतलब एक तो नॉर्मली हम लिखते हैं ना, पहले अपने हम सिस्टम के ऊपर मतलब बना लेते हैं, लिख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं चीज, देन हम उसको अपलोड कर देते हैं। जी। तो कोई चीजें मतलब ऐसी भी हैं जो हमें डायरेक्ट मतलब वेब पे लिखनी होती हैं, जो हमारी साथ साथ ही लाइक अपलोड और पब्लिश हो रही होती हैं? ऐसे भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं? ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट पे लोगों ने अक्सर ही मुझसे पिछले बैच में भी स्टूडेंट यही सवाल कर रहे थे कि भाई फ्रीलांसिंग पे हमें काम मिलता है। वो लोग पूछते हैं हमसे कि अगर आपको सैस की डेवलपमेंट आती है या वर्डप्रेस की डेवलपमेंट आती है, वर्डप्रेस पे राइटिंग आती है, तो आपको हम काम देंगे। तो वो पूछ रहे होते हैं कि वर्डप्रेस पे राइटिंग हमें कैसे करनी है, ये क्या होता है। वर्डप्रेस क्या होता है, बेसिकली उससे वेबसाइट बनाई जाती है। किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वो बंदा ये चाहता है कि कंटेंट राइटर आए, वो खुद आके बैक एंड पे मुझे लिख कर दे दे और मुझे वो अपलोड ना करनी पड़े। एज अ कंटेंट राइटर ना, ये बहुत गलत काम होता है कि आप इस चीज पे हामी भर, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। और एक चीज आपको आती नहीं है, वो आपका काम नहीं है, और आप वो ले लोगे ना अगले से, उस पर किसी भी किस्म का मसला, उसका भी नुकसान, आपका भी नुकसान होगा। आपको वर्डप्रेस का नहीं आइडिया, आप उसको साफ साफ बोल दो कि यार मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख कर दे दूंगी या दे दूंगा, आप उसको खुद अपलोड कर दो। लोग क्या चाहते हैं कि मुझे ये हसल ना करनी पड़े कि यार कोई मुझे लिख कर दे, फाइल मैं कॉपी करूं, वहां जाके पेस्ट करूं, फिर मैं खुद अपलोड करूं, मुझे नहीं करना। तो वही बंदा जिसने लिखना है ना, वो वर्डप्रेस पर ही आकर एक ही दफा लिख, उससे होगा क्या, आप लिख रहे होगे, लिखना आपने वैसे भी है, अगर कोई गलती हो गई राइटिंग में नहीं, अगर कोई वेबसाइट में कोई आगे पीछे चीज हो गई, आपसे कोई बटन आगे पीछे दब गया, उसका पेज खराब हो जाएगा, और उसके सारे पेज की जिम्मेदारी किस पर आएगी, आप पर आएगी कि भाई ये तो कंटेंट राइटर ने खराब कर। वो फिर आप ठीक भी नहीं कर पाओगे, आपको आइडिया भी नहीं होगा खराब कैसे हुआ, और हो तो गया ना, नुकसान उसका भी और आपका। इसलिए बेटर यही है कि आप डेवलपमेंट वाले पार्ट से दूर ही रहे। आप उसको बोलें कि भाई मेरा काम लिख कर देना, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ या दे देती हूँ, जो भी आपको चाहिए। उसको पब्लिश करें, अपलोड करें, कैसे मर्जी करना है, वो आपका आपका अपना हेडेक, मेरा नहीं। अच्छा, उसके बाद लाइबा जी, कुछ पूछना है आपने? नमाज के लिए ब्रेक उरूज में बस खत्म करता हूँ, थोड़ी देर, 5 मिनट में खत्म कर। सर बस वन लास्ट क्वेरी कि अगर हम आपको सैंपल दें तो आप क्या थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं हम कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्योंकि ग्रुप पे तो वो कर दिया ना, म्यूट कर दिया उन्होंने, हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम आपसे कैसे ये चीज़ पूछ सकते हैं? मुझे आप लोग पर्सनल में टेक्स्ट कर दिया करो, बाकी पिछले बैचेस के बच्चे भी कर रहे होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज आती है, लटके कोई काम आया आपके पास, या किसी चीज की समझ नहीं आ रही, मैं ये पहले भी बच्चों को यही कहता हूँ, और मैं भी आप लोगों को भी ये कहता हूँ, शायद मैंने आप लोगों से ये बात नहीं की। ये जो पीएफटीपी का ग्रुप है, ये आपके साथ 3 महीने के लिए ही था, ठीक है, बट मैं ये 3 महीने वाली चीज पे नहीं बिलीव करता होता। मैंने एक चीज आपको सिखाई है, आप जाकर कल को इससे अपना करियर बनाते हो, काम करते हो, एक स्किल आपने सीखा है ना, कल को 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी कोई मसला आता है आपको, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, आप भी यही काम कर रहे हो, बाकी सारे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इस ग्रुप में, वो भी यही काम कर रहे हैं ना, उन्होंने भी यही सीखा है। तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई इसमें गलत बात नहीं, कम्युनिटी है ना। आप पूछ लो कि भाई यार ये मुझे काम आ रहा है, तो मैं इसमें, मुझे कोई हेल्प चाहिए या मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे गाइड कर, मुझे कोई मसला नहीं आपको गाइड करना, कभी भी आपको कर दूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो ग्रुप म्यूट होता है, मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दिया करें कि यार ये चीज़ आई है मेरे पास, इसका हल क्या होगा, इसको मैं कैसे लेकर चलूँ, मैं आपको बता दूंगा इसका क्या। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट सवाल है जो मैं ले रहा हूँ, सलीना आरिफ का, जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं ऑनलाइन अर्निंग की, क्या वो रियल होती हैं या नहीं होती?
तो वो डिपेंड करता है कि आप देख किसकी वीडियो कर रहे हो, और दूसरा मैंने जितना देखा है तकरीबन 90-95% जो है ना वो बस वैसे ही फेक तरीके ही निकाल रहा है, कोई ऐसे सच नहीं होती। ये याद रखिएगा, जब तक आप किसी को कोई फिजिकल काम कर कर नहीं दे रहे हो ना, और कोई भी दूसरा तरीका आपको दिखाया जा रहा है, एड्स देख लो, फलां जगह पे इन्वेस्ट कर लो, लिंक शेयर कर दो, ये सब फेक है। इन सबको कहते हैं पॉन्जी स्कीम्स। ठीक है, एक बंदे को बुलाकर कहा जाता है कि आप 6 बंदे को और लेकर आओ तो हम आपको पैसे देंगे, ये सब फेक होता है। सिर्फ और सिर्फ जो मेरे मुझे अभी तक जितना एक्सपीरियंस हुआ है, 5-6 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, जब तक आप खुद फिजिकल काम नहीं कर रहे, वो मेरे हिसाब से वो काम हलाल का नहीं होता यार, जो सीधी बात है। मैंने कोई काम कर कर दिया, मैं उसके एवज अपनी फीस ले रहा हूँ, वो हलाल की। बेशक मैं बहुत ज्यादा फीस लेता हूँ, मैं मार्केट में थोड़ा सा इस चीज के लिए बदनाम भी हूँ कि मैं पैसे बहुत ज्यादा लेता हूँ, लेकिन मैं काम करके दे रहा हूँ ना, मेरी फीस है, मैं ज्यादा ले सकता हूँ, मेरा राइट है, मैं मांग सकता हूँ। पर अगर मैं कोई काम कर ही नहीं रहा और मुझे आप पैसे पे कर रहे हो, तो वो गलत चीज, वो फिर मसले बन जाते हैं। क्योंकि आप भी किसी न किसी मकसद से पैसे दे रहे होते हैं। अगर कोई बंदा पहले तो दे भी रहा है, पहले तो देते भी नहीं है, अगर कोई दे भी रहा है ना, तो कोई ना कोई मकसद होता है। वो एक कोट है बहुत मशहूर कि इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे होते हो अगर आप कुछ फ्री यूज कर रहे हो, आप खुद प्रोडक्ट होते हो उस चीज का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ये छोटे मोटे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हो तो क्या आप हमें आगे ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि मतलब ताकि जी, हमें मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। आप लोगों से पिछले बैचेस में मैं ये हेल्प भी करता रहा हूँ उन लोगों के साथ कि उन लोगों को ना प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए स्टार्ट में जी कुछ सर, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट में कुछ ऐसे हो कि हमें मतलब आइडिया हो ना कि हम भाई काम कर सकते हैं देकर, किसी कंपनी हाँ, के साथ, हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके लिए सर आप अगर हमारी हेल्प करें, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर हमें दें ऐसे। देता भी हूँ मैं, हर बैच को देता हूँ। पहले 4-5 बैच मैं कर चुका हूँ, उनको मैंने दिए भी हैं, आप लोगों को भी दूंगा। अभी असल में आजकल ये हुआ है कि एक दो मसले आए हुए हैं। गूगल जो है ना वो इंडेक्स नहीं कर रहा चीजों को, इसलिए जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा सर, एक ये कि अभी जैसे बात हो रही है, आप उसको चेक करके बताएं ताकि हमें पता चले कि हम क्या मतलब क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, कि हम अच्छा लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे। अभी हमने तकरीबन 3 आर्टिकल सबमिट करवा दिए, पर स्टिल हमें नहीं पता कि हम प्रोग्रेस ठीक कर रहे हैं या नहीं। लाइक अगर जैसे आप बताएं या मार्क्स हमारे आए तो हमें लगे कि नहीं, हमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि फिर आपने बताया जो ही मतलब जो अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर आप उन्हीं को इंटर्नशिप के लिए रखते हैं ना। तो इंटर्नशिप का है करने का पूरा सोचा हुआ है, लेकिन आप ये प्लीज जल्दी से करके बताएं कि हम प्रोग्रेस किस तरह से कर रहे हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब हम ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ये लैपटॉप से करना जरूरी है या हम मोबाइल से कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट, मतलब मोबाइल पे ऐसे, या नहीं लैपटॉप का होना जरूरी है? और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, जैसे कि लोग हमें काम दें तो हमारी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड हो।
सर क्या आप हमें सुन रहे हैं? आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नो सर, बिल्कुल नहीं आ नो रही सर, आपकी आवाज। बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं कब से बोल रहा हूँ। एक मिनट रुको, शायद म्यूट हो गया। अब आवाज आ रही है मेरी आप सर, लोगों को? जी सर, अभी आ रही लास्ट है। आपने वो ही बताया कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को मतलब रेफर करता था ताकि उनको हो, हाँ, उसके बाद मैं मेरे को ये आवाज। उसके बाद मैं पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ, किसी ने सुना ही नहीं है। अच्छा, सर काइंडली हमारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लें, उनके आंसर हमने नहीं सुने बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, सर आपको पहला हमारे तो क्वेश्चन मिल गए थे? हाँ मिल गए। मैं जी बताता सर। हूँ आपको एक एक करके। पहले मैंने ये बताया था कि मुझसे उरूज ने ये पूछा था कि सर आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। सर इफ इट्स पॉसिबल आप व्हाट्सएप पे एक ऑडियो जो हमारी क्वेरीज हैं जो रह गए हैं वो एक ऑडियो की फॉर्म में सेंड कर दें, तो क्योंकि अभी नमाज के लिए भी जाना है। मैं बस 2 मिनट में सर जो पढ़े में नहीं मैं भूल जाऊंगा असल में। मैं बस ये जल्दी से खत्म करके बंद कर रहा हूँ। वहाँ पीछे से मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, 5 बजे आप लोग का सेशन खत्म करना। आवाज मेरी आ रही है आप लोग को? सर डिस्टॉर्शन है। सर हम ये क्वेश्चन पर्सनल में आपसे पूछ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलें ठीक है, मैं फिर भी ये सेशन एंड कर देता हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोग जिसने भी पूछे थे, सॉरी यार मैं नहीं दे सका, माइक का मसला आ गया था, मुझे नहीं पता चला। तो आप लोग ये जरा व्हाट्सएप पे दोबारा पूछ लें, मैं दोबारा आप जवाब आंसर जो है ना वो ग्रुप में ही काइंडली दीजिएगा ताकि बाकी सब भी जो जानना ग्रुप में चाह रहे देता हैं हूँ। जी जी। ग्रुप में देता हूँ। क्वेश्चंस काइंडली जरा सारे एक दफा दोबारा वहाँ पे पूछ लें, क्योंकि यहाँ चैट में जो थे वो चले जाएंगे अभी। जी सर। सर आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मोबाइल से आप यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वो भी ले लेता हूँ। ठीक है सर, मैं ये ओके सेशन सर, एंड कर अल्लाह रहा हूँ। हाफिज। ग्रुप में मैं आपको बताता हूँ।